पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी, आज जब मार्केट क्लोज हुई है तो 800 पॉइंट्स पॉजिटिव शो कर रही है और एक कैमल डे नजर आ रहा है। लेकिन आज सुबह मार्केट शुरू होने से पहले सबको एक मैसेज जाना चाहिए था, वो ये। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो जी, जिसने अपनी पेटी नहीं बांधी आज तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ होगा। आज बिल्कुल एक रोलर कोस्टर डे था। सबसे पहले देखते हैं कि सुबह मार्केट का आगाज कैसे हुआ। ब्रोकर ने एक खबर शेयर की कि पीएसओ टू सेल 30% स्टेक इन पीआरएल टू चाइनीज फर्म फॉर 1.5 बिलियन डॉलर्स। तो ये खबर इतनी आई मार्केट में कि प्री ओपनिंग में ही पीआरएल को तो अपर लॉक लग गया और अपर लॉक लगने के बाद वो खुला भी। अच्छा, वैसे हमें नहीं पता चला कि खुला है। असल में फिर वही मुसीबत यार जो स्यापा हो गया है कि वो हर एक दो दिन छोड़ के एप्लीकेशन ब्रोकर की का मसला हो जाता है और सुबह काफी देर खराब रही और उसके बाद सारा दिन कोई ना कोई मसला चलता रहा। समझ नहीं आती कहाँ जाके सर मारें। लेकिन एक दफा पहले जब मसला आया था हमने एक और ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन इससे भी खराब थी। तो पता नहीं कोई और ऑप्शन इससे बेहतर है भी कि नहीं। वैसे 2-3 महीने पहले इतने मसले इनके नहीं आते थे, लेकिन 2-3 महीने से बहुत मसले आ रहे हैं यार, जिसकी वजह से बड़ी कोफ्त होती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। एकदम आपने ऊपर जाती है, आपने बेचना होता है, आप बेच ही नहीं पाते। नीचे आती है, खरीदना होता है, आप खरीद ही नहीं पाते। बहरहाल जो शुरू में थोड़ा सा लॉक खोला फिर दोबारा लॉक लग गया। और हमें अब देखें, आपने ना न्यूज़ को पढ़ के फौरन असेस करना होता है कि भाई ये न्यूज़ अच्छी है, किसके लिए अच्छी है और किसके लिए अच्छी नहीं है। अब देखें, पीआरएल के लिए अच्छी क्यों समझी गई है कि अगर पीएसओ स्टेक इनका बेचेगा तो प्रोबेबली इस पे वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा जो ईपीक्यूएल पे है कि कुछ पोर्शन उनको पब्लिक को भी ऑफर करना पड़ेगा। तो इसको देखें जी, इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है। इसकी बुक वैल्यू 40 रुपए आ रही है। तो ये वजह थी कि इसको कैप लगा। अब ये कोई पता नहीं कि कैप जारी रहेगा 2-3 दिन या कल से ही खुल जाए। बहरहाल ये इसकी वजह थी। तो हमने ये असेस करना था जब सुबह, क्योंकि पीएसओ जब ओपन हुआ तो सुबह जब पीएसओ ओपन हुआ तो पीएसओ भी काफी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन कैप नहीं था उसको। तो हमने उस वक्त ये असेस करना था कि क्या ये खबर पीएसओ के लिए भी पॉजिटिव है और कितनी पॉजिटिव है। अब पीएसओ के लिए उसी तरह पॉजिटिव है जिस तरह ईपीक्यूएल को बेचने की खबर एंग्रो के लिए पॉजिटिव थी। यानी कि अगर वाकई में वो पीआरएल को सील कर देते हैं और उनको अगर पैसे मिलेंगे तो इनकी कैश फ्लो बेहतर होगी और ये कुछ डिविडेंड भी दे सकेंगे। तो इसलिए पीएसओ के लिए पॉजिटिव थी और हमने उसी टाइम पे असेस करना होता है। और असेस करके हमने कुछ शेयर इसके बाय कर लिए थे और ये सारा दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा है और डे एंड पे लेकिन इसको लॉक लग गया। अब इसका कितना फायदा होगा और यहाँ से पीएसओ कहाँ तक जा सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कल भी इसमें लॉक लग जाए, लेकिन हो सकता है कल ही यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ पे स्टेबल हो जाए। लेकिन इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर देम। बट एनीवेज, पीएसओ लॉन्ग टर्म के लिए हमारी गुड बुक्स में था। हमने इसमें ज्यादा बाइंग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने ज्यादा रिफाइनरी में कर दी थी, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा हमने बाय कर लिया। तो देखें अब इसकी आगे क्या पोजीशन बनती है। तो एक तो ये चीज थी और दूसरा फिर अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी को भी आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अपर कैप के पास पहुंच गए। तो रिफाइनरी पूरी मार्केट को ड्राइव कर रहा था। और फिर जब वो तकरीबन 65 के पास पहुंचा तो जिस तरह बहुत से ब्रोकर्स और एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 65 पे जाके सेलिंग आ सकती है, तो उनकी बात आज वहां पे पूरी हुई। और उसके बाद ऐसी कुछ सेलिंग आई है कि लग रहा था कि अब मार्केट रुकेगी ही नहीं। 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ गई और वहां पे हो सकता है लोगों ने 64,000 का स्टॉप लॉस लगाया हो। तो सब लोगों के जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की रिकवरी भी दे दी। तो पहली तो बात है कि जितने भी ब्रोकर्स या एनालिस्ट ने आपको कहा होगा कि 65 के बाद करेक्शन आएगी, वो आपसे कहेंगे देखा हमने कहा था। लेकिन जब 50 पे इन्होंने यही कहा था, 55 पे इन्होंने यही कहा था और 60 पे इन्होंने यही कहा था, और जब कोई करेक्शन नहीं आई या कोई खास करेक्शन नहीं आई तो तब उन्होंने बात इधर उधर कर दी होगी कि भाई करेक्शन क्यों नहीं आई। तो इनकी बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। और आप खुद देखें कि अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं कि इनमें से कितने ऐसे थे जिन्होंने आपसे कहा था कि जब 65 पे करेक्शन आएगी तो उसी दिन वापस 65 के पास मार्केट आ जाएगी, कि 1000 की करेक्शन आएगी और फिर वापस 65 के पास आ जाएगी। और कितने इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट करवा दिए और स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए तो फिर ये कहते हैं कि अब आप मार्केट से दूर रहें या अब आप शेयर से दूर रहें। लेकिन 64 को तोड़ के जब वापस मार्केट 65 के पास आई है तो इन्होंने यही कहना है कि भाई अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मार्केट वापस ऊपर जा रही थी तो फिर बाय कर लेते।
और अगर आपने लेवल ऊपर जाने पे फिर बाय किया होता, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाती, फिर 64 को तोड़ देती, तो आपको ये कहते कि भाई एक दफा स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो दोबारा क्यों बाय किया। तो ये इस तरह से घुमाते हैं कि बंदा घनचक्कर बन जाता है। तो इनकी बातों को ना ज्यादा दिल पे लिया करें, ना ज्यादा सीरियस लिया करें और ना ही ज्यादा उनकी टेंशन लिया करें। एटलीस्ट हम तो नहीं लेते, आप लेना चाहें तो वैसे आपकी मर्जी है। तो अगर डे की कैंडल देखें, कैंडल के बारे में तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन वॉल्यूम देखें आज बहुत ही ज्यादा, मतलब शायद रिसेंट हिस्ट्री में एक दिन में इससे ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं लगे। और अगर मिनट का चार्ट देखें तो यही देखें कि यहाँ पे पहले एकदम इतना वॉल्यूम लगा बाइंग का, फिर इतना ही सेलिंग का लगा और फिर मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई और फिर डे एंड पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हुआ है। अब देखें मार्केट जब 65 से गिरी और नीचे जाके फिर ऊपर 65 से आई, तो टेक्निकल एनालिस्ट आपको यही कहेंगे कि दो दफा ये 65 से गिरी है तो 65 अब इसकी रेजिस्टेंस हो गई है और जिस दिन ये 65 से ऊपर जाके क्लोज करेगी उस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मार्केट ने जिस तरह रिकवरी दी है, ये ब्रेकआउट कल हो, परसों हो या अगले हफ्ते हो, ये होना है। हमें तो यहाँ से ये वाज़ेह ही लग रहा है। गैब का इल्म हम नहीं रखते, फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की रिकवरी का यही मतलब है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ 65 को वो टेस्ट करे, हो सकता है, क्योंकि कई दफा जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि टेक्निकल्स को चलाया भी जाता है ताकि लोगों का टेक्निकल्स पे एतमाद बहाल किया जा सके। बहरहाल इस रिकवरी को देख के तो ये भी हो सकता है कि कल की मार्केट ओपनिंग 65 से ऊपर करे और फिर वहां से शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर वही कहेंगे टेक्निकल एनालिस्ट की भी वो सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन कल भी पॉजिटिविटी ओपनिंग में तो महसूस हो रही है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मार्केट इतना नीचे आई और हमने अपने शेयर्स का जायजा लिया, तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जो बहुत ज्यादा नीचे आया हो। मतलब थोड़े थोड़े कुछ रेड में भी गए, लेकिन छोटे शेयर्स 10-20 पैसे 30 पैसे नीचे गए और बड़े शेयर्स 1-2 रुपए नीचे चले गए। कोई बहुत ज्यादा डिप नजर नहीं आई। लेकिन एटीआरएल और एनआरएल जो हैं, ये तकरीबन अपने अपर कैप के पास गई और वहां से जब क्लोज हुई हैं तो ये जीरो पे आ गई हैं। यानी कि देखा जाए तो पहले इन्हीं में 7.5% की पॉजिटिविटी लाई गई और फिर इन्हीं में 7.5% की नेगेटिविटी लाई गई। तो यानी कि इन्होंने ही पहले पॉइंट डाले और ज्यादा इन्होंने ही निकाले। तो उस प्रेशर की वजह से कुछ दूसरे शेयर्स भी प्रेशर में रहे, लेकिन प्राइमरीली इन्होंने आज रिफाइनरी में ही गेम की है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर गई है तो रिफाइनरी ऊपर नहीं गया। इससे ये समझ आती है कि 2-3 दिन से जो रिफाइनरी में तेजी थी, आज यहाँ से प्लेयर्स जो हैं इनको ऊपर कैप के पास ले जाके वो बेच के निकल गए हैं और अब उन्होंने सेक्टर शिफ्ट कर लिया है, कहीं और घुस गए हैं। और अगले 2-3 दिनों में हो सकता है रिफाइनरी कुछ प्रेशर में रहे और बाकी सेक्टर्स मूव करें। जैसे फॉर एग्जांपल वो दूसरे ऑयल सेक्टर में घुस गए होंगे, एक्सप्लोरेशन में और मार्केटिंग में, या फिर फर्टिलाइजर में जा सकते हैं, या फिर बैंक्स में जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से इंडेक्स को उठाया जाता है। तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और रिफाइनरी थोड़ा नीचे आई तो उसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स रिफाइनरी में लगे हैं और मूव बनी है, हमें ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही कि रिफाइनरी यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और अगर चला भी गया तो वापस नहीं आएगा। हमारे पास तो अब कैश काफी कम हो गया है, जो थोड़ा बहुत था वो हमने पीएसओ में लगा दिया है। लेकिन किसी के पास कैश है और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी नीचे जाते हैं तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पता कोई नहीं होता। रिफाइनरी में जिस तरह की मूव्स बन रही हैं और जिस तरह के वॉल्यूम्स लग रहे हैं, ये देखें यहाँ पे कितने पॉजिटिव वॉल्यूम्स लगे, उसके बाद भी बीच बीच में काफी लग रहे हैं। तो कोई पता नहीं कि कल ही इनका मूड बन जाए और इसमें दोबारा पॉजिटिविटी ले आए। लेकिन बजाहिर ऐसा लग रहा है कि आज रिफाइनरी से शिफ्ट होकर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो किसी दूसरे सेक्टर में एंटर हो गए हैं। अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या होता है। इसी तरह देखें नेशनल रिफाइनरी में भी वॉल्यूम्स काफी लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अब जी सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो ज्यादा वही इधर उधर की कंपनियां चल रही हैं और इनमें से पीआरएल को हमने देख लिया, पीएसओ यहाँ से निकल गया है। टीपीएलपी हुआ, इसको हम आगे देखते हैं। और अगर लोअर कैप में देखें तो कोई खास नहीं। अब ये देखें जी, टीपीएलपी को आज कैप लग गया। अब इतने अरसे से इसमें मूव अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन हमने इसको हाईलाइट किया हुआ था बायबैक की वजह से। और ये देखें 3-4 दिन पहले इसमें एकदम ये 1395 से एकदम 1318 पे गए थे और हमने यही कहा था कि हमें लग रहा है कि इसको जानबूझ के इसमें प्रेशर क्रिएट किया गया है। और आज देखें उसमें अपर कैप लगा दिया।
तो इसमें हमने थोड़े बहुत रखे होते हैं, ऊपर नीचे हम निकाल देते हैं, थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे हमने इसमें थोड़े से ट्रेडिंग के हवाले से रखे हुए थे, कुछ हमने आज बेच दिए हैं, कल ऊपर गया तो देख लेंगे क्या करना है। इसी तरह THCCL को भी, ठट्ठा सीमेंट को भी हमारे मुताबिक थोड़ा प्रेशर में रखा जा रहा है और आज इसमें थोड़ी सी मूव बनी, लेकिन मार्केट में प्रेशर आ गया तो वो मूव इतनी सस्टेन नहीं हुई, लेकिन फिर भी 2.5% पॉजिटिव है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर में एक देखते हैं, एक भाई ने हमसे फैक्टो सीमेंट का पूछा था। पहली बात तो ये है, उन्होंने जिस तरह पूछा था, या तो उनको हमारी बात समझ नहीं आती, जो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि भाई हम बाय सेल कॉल नहीं देते, और उसका मतलब यही होता है कि बाइंग सेलिंग की टारगेट प्राइस भी नहीं होती। तो या तो उनको हमारी बात समझ नहीं आई, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम और किस तरीके से समझाएं, इससे ज़्यादा और साफ अल्फाज में कैसे बात करें, या फिर ये हो सकता है कि वो ऐसे भाई होंगे जो वीडियो नहीं देखते, बस कमेंट में सवाल पूछते हैं। इस स्टॉक को हमने फॉलो भी नहीं किया, और इसका हमने उनके कहने पे वैसे ही चेक किया तो इसमें बिला वजह की ऐसी मूव बनी हुई है, तो इसके अंदर कोई अंदर की खबर चल रही होगी। हमें नहीं पता कि इसमें क्यों मूव बनी है और उनको कहाँ तक रखना चाहिए। तो अगर उन्होंने रखा हुआ है तो उनको मुबारक हो, और कहाँ पे बेचना है ये उनकी मर्जी। तो ये देखें जी, जब किसी शेयर को चलाना हो तो किस तरह चलाया जाता है, लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग आमतौर पे फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि ये अंदर की बात होती है। अच्छा जी, उसके बाद एक किसी भाई ने ANL का पूछा था। ANL का अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 23 में 3 रुपए की EPS थी, EPS तो बेहतर हुई है। 24 के पहले क्वार्टर में भी 45 पैसे की EPS है। उस हिसाब से तो 2 रुपए की EPS के हिसाब से इसकी 10 रुपए प्राइस बुरी तो नहीं है, लेकिन पे आउट कुछ नहीं देते, तो इसके बारे में हमारा कोई स्टांस नहीं है। देखें, कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है तो इट्स नॉट बैड, लेकिन ये देखें कि पिछले 6 महीने में इसको 5 रुपए से 10 रुपए पे वैसे ही ले गए हैं। तो ये अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 38 रुपए पे ले जाके इसको 5 रुपए पे लाए हुए हैं। तो ऐसे शेयर्स को हम तो अवॉइड ही करते हैं। अगर तो आपने वाकई इसको 6 रुपए पे खरीदा हुआ है तो फिर आप जीते हैं, तो आप बेशक इंतजार करें कि अब ये कब दोबारा 38 पे जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको 30 पे खरीदा होगा, 25 पे खरीदा होगा, 20 पे खरीदा होगा, 15 पे खरीदा होगा, 10 पे खरीदा होगा, और अगर वो अभी तक निकले नहीं होंगे तो अभी भी वो शदीद नुकसान में होंगे। तो ऐसे शेयर्स के बारे में हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और हम अवॉइड करते हैं। फिर एक भाई ने पूछा था जी CEPB सेंचुरी पेपर के बारे में। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में 2.25 की EPS 22 से कम हुई है, क्वार्टर 1 में भी कम ही है, और पे आउट, ओ ये क्या किया इन्होंने, 80% बोनस। यार ये वो जो सी कंपनी होती है ना, सी, बस ये वही कंपनी है। सी मतलब चवल। ये बस कमाते शमाते कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को खुश करने की खातिर बोनस देते रहते हैं। और ये देखें जी, 128 से ये कहाँ पे गिर गई, 25 तक गई, और अब 38 पे भी आ गई है। अब 80% और बोनस दे दिया है तो इसकी EPS तो कम ही होगी। तो ये इस काबिल नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको टेक्निकल पे यकीन है, आपको यकीन है कि 120 पे वापस चली जाएगी, क्योंकि ले जाने वाले लेके जा सकते हैं। अगर आप उस तरह का इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, और ये एक हिसाब से सट्टा ही होता है कि कोई कंपनी इस काबिल तो ना हो, लेकिन किसी दिन प्लेयर्स उसको उठा के ऊपर ले जाएं और आप उसमें मौज कर लें। ना आपको पता है कि वो क्यों ऊपर जा रही है, ना आपको पता है कि वो इस काबिल है कि नहीं। होता तो इस हिसाब से सट्टा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लगता कि ये सट्टा है और आप इसमें ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारे मुताबिक इस रेट पे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। फंडामेंटली ये इस प्राइस पे भी महंगा है शेयर। अच्छा जी, वीडियो ख़त्म होने से पहले ना हम आपको ये मीर साहब को हमने पहले भी आपको तवज्जो दिलाई थी कि हम इनकी वीडियोस देख लिया करते हैं, और कुछ इनका एक पर्सपेक्टिव होता है, ये कुछ फैक्ट्स की बेसिस पे बात करते हैं, तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी वीडियो देखते हैं। तो इनकी एक ये रिसेंट वीडियो आई है, तो आप में से जो भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें। इसमें उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बयान किया है कि क्यों हमारी मार्केट इतना ऊपर जा रही है, और ये कि क्या वो आगे भी जा सकती है कि नहीं। और देखें, जब एक दफ़ा मार्केट चल पड़े फिर तो कोई भी बंदा असेसमेंट कर सकता है कि भाई ये इस वजह से मार्केट ऊपर गई होगी। लेकिन इन्होंने, मीर साहब ने, ये काफ़ी अरसे से जब मार्केट थोड़ा नीचे भी थी तब भी ऐसी बातें कर रहे थे कि भाई जब मार्केट में मूव बनेगी तो फिर वो लोगों को समझ नहीं आएगी कि मार्केट में हुआ क्या है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ये अभी बताया है, ये पहले से भी कुछ इस किस्म की बातें कर रहे थे। और इनका पर्सपेक्टिव पूरी मार्केट में ना आपको जितने भी एनालिस्ट मार्केट में होते हैं उनसे डिफरेंट मिलेगा आपको। देखिए, हम तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव ही नहीं करते। हम आपको यही बात कहते हैं कि भाई, कि खसूसन पाकिस्तान की मार्केट को प्लेयर्स चलाते हैं जब उनका दिल करे, और ये हमें नहीं पता कि उनका दिल कब और क्यों करता है।
इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो हम तो ऐसी असेसमेंट ही नहीं करते कि भाई कब मार्केट ऊपर जाएगी कि कब नीचे आएगी। हम तो रोज का फीलर देते हैं कि हमें मार्केट देख के क्या महसूस हो रहा है। लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिस्ट आपको बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे या शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे, हमें तो उनमें से भी किसी की बात पे कोई एतबार नहीं है, ना हम कभी करते हैं। हम क्योंकि हमारे मुताबिक उन्होंने बस ऐसी अपनी एक सेटिंग रखी हुई है, एक बताते रहते हैं। उनमें से बहुत ज्यादा तो ऐसे हैं जिसको हमें लगता है कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस ठीक से सीखा भी नहीं है, बस इसी तरह दूसरों के वीडियोस देख के या कुछ ब्रोकर से सीख के उन्होंने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया है। तो बहरहाल हम ऐसे लोगों की बात पे ट्रस्ट नहीं करते। देखिए, मार्केट में हमने कभी भी आपको ये नहीं कहा था कि इतने थोड़े से अरसे में मार्केट इतना ऊपर आ जाएगी, और हमें ये भी नहीं पता कि अब मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी या कहां तक जाएगी। हम तो सिर्फ फीलर एक बताते हैं कि मार्केट हमें कैसी लग रही है। और हमारी हमेशा से स्ट्रेटजी यही रही है कि अच्छे शेयर्स को अच्छे रेट्स पे बाय करना और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उनको रखना या टारगेट्स के मुताबिक उसमें ट्रेड करना। अब उस टारगेट का टाइम अगर हमने 1 साल रखा हुआ है और अगर वो टारगेट 2 महीने में ही अचीव हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। हम तो इस तरीके से लेके चल रहे होते हैं, और फिर हम शेयर शिफ्ट करके कहीं और घुस जाएंगे। मतलब हमें ये नहीं पता, ना हम ऐसा कोई क्लेम करते हैं कि हमें पता है कि मार्केट में क्या होगा। लेकिन इनकी जो मीर साहब हैं, इनकी वीडियो सुन के हम जरूर उसको असेस जरूर करते हैं, एक अपना अंदाजा लगाते हैं उनकी बातें सुन के। उनकी भी हम बात पे अंधा यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका एनालिसिस और उनका पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट होता है बाकियों से, और एटलीस्ट पता लगता है कि ये किसी फैक्ट्स की बेसिस पे कोई बात कर रहा है। तो आप ये वीडियो जब देखें तो हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे कि हमें इनकी हर बात पे यकीन है और आप भी इनकी हर बात पे यकीन कर लें। आप ये वीडियो देखें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए, और फिर इस वीडियो से अगर आप कोई मतलब निकालना चाहें तो वो आप वही निकालें जो आपको सही लगता है। ना हम बता रहे हैं कि इस वीडियो का क्या मतलब है, ना हम ये बता रहे हैं कि हमने इस वीडियो से क्या मतलब निकाला। सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हमें लगता है आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो बेशक इनको फॉलो कर लें, लेकिन उस वीडियो से मतलब क्या निकालना है वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, जो हमने बात की कि हो सकता है बड़े प्लेयर्स रिफाइनरी में से शिफ्ट कर गए हों, तो एक सेक्टर का हमने नाम नहीं लिया। हो सकता है वो पावर में भी घुस गए हों, क्योंकि पावर के सिर्फ एक शेयर में, निषाद पावर में आज थोड़ी सी हमें तेजी महसूस हुई, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि अब किस सेक्टर की बारी है। तो जी, ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।